नमस्कार, यूएस टॉक्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से जुड़ गई हैं मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार ने आज उथल पुथल वाली शुरुआत की है हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन निचले स्तरों से रिकवरी की कोशिश इस वक्त बाजार में चल रही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि 18,100 का जो एक सपोर्ट हम कह सकते हैं कि जो काम कर रहा था बाजार के लिए, आज भी वो इंटैक्ट है और उसी के इर्द गिर्द बाजार घूम रहा है एक सीमित दायरे में पिछले 1 घंटे के आसपास से। और अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज नतीजों के बाद एचयूएल में तकरीबन 3% के आसपास से गिरावट है। मार्जिन अनुमान से कम आए थे और एक टेंशन ये भी है कि पेरेंट कंपनी यूनिलीवर के लिए अब इनका रॉयल्टी पेमेंट बढ़ गया है। 5 साल के लिए नया करार हो गया और इसके चलते इनके मार्जिन पर आगे भी प्रेशर आने की आसार हैं और उसके चलते शेयर में आज हम फिर से प्रेशर देख रहे हैं। कल नतीजों से पहले भी ये शेयर टूटा हुआ था, तो लगातार दूसरे दिन एक बड़ा करेक्शन आ रहा है। एशियन पेंट्स कल नतीजे इसके आए थे और आज भी हम शेयर पर प्रेशर देख रहे हैं करीब 2% के आसपास की। तो कंजम्पशन स्पेस में तीनों की तीनों कंपनियां नेस्ले, एशियन पेंट्स, एचयूएल आज निफ्टी की टॉप लूजर्स हैं। मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील में करीब 1.25% के आसपास की नरमी है। सन फार्मा ने एक कंपनी खरीदी है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि 1% की आज नरमी वहां पर हमें देखने को मिल रही है। लेकिन कोल इंडिया कल भी चल रहा था शेयर, आज भी चल रहा है, 1.25% के आसपास की मजबूती वहां पर है। एचडीएफसी बैंक में आज अच्छी तेजी आई है, 1.25% ये ऊपर शेयर है और एचडीएफसी भी ऊपर है 1% के आसपास। तो ट्विंस का जो बिहेवियर है, जो तेजी का या फिर गिरावट का, वो बरकरार है। आज दोनों के दोनों शेयर चल रहे हैं। ज्यादातर शेयर आज हरे निशान में है और ब्रॉडर मार्केट संकेत बाजार के लिए ठीक ठाक है। निफ्टी बैंक है ट्रिपल सेंचुरी लगाकर 42,600 के ऊपर। तो यूएस स्टॉक्स में आपके हम सभी सवालों के जवाब देंगे, बाजार पर आपके लिए राय लेंगे और कहां पर आपके लिए मौके मिल रहे हैं ये भी जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है, 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों को शो में जरूर शामिल करें। उन सवालों को भी जो सोशल मीडिया के जरिए हमारे पास आ रहे हैं, हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम के जरिए। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर और सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। अविनाश जी और नीलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। नीलेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। कल भी हमने देखा था कि वीकली एक्सपायरी थी, बावजूद इसके बाजार एक नैरो रेंज में रहा और आज ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है नीलेश। हालांकि लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश है। आप ये बताइए कि क्या बाजार फिर से उस रेंज में फंसा हुआ है और इस रेंज का ब्रेकआउट कब आएगा, आपको क्या लग रहा है? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी, पूजा जी एंड सभी को। देखिए, ओवरऑल बाजार एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। अगर हम ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 18,250, 18,300 ये एक रेजिस्टेंस जोन है जहां पे 50 डे का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस भी आ रहा है। वहीं निचले स्तरों पर 18,000 के आसपास साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो है ही, उसके अलावा 21 डीएमए का सपोर्ट भी निकल के आ रहा है। अगले सप्ताह मंथली एफएनओ की एक्सपायरी होने वाली है। अब तक ये सीरीज काफी सुस्त सीरीज रही है जहां पे हमें हार्डली कुछ मूवमेंट देखने को मिला है। एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आया है निफ्टी इंडेक्स। तो मेरा ये मानना है कि एक्सपायरी से पहले थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है, बट अभी भी 18,300 के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। अगर वो ब्रेकआउट आता है उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती हुई नजर आएगी। उसके बाद 18,500 से 18,800 तक के लेवल्स हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। निचले स्तरों पर 18,000 के नीचे अगर फिसलेगा तो वहां पे एक बिकाली का ट्रेड लिया जा सकता है। उसके बाद हमें 100 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल के लिए नो ट्रेडिंग जोन में है, कोई ट्रेड और कोई फ्रेश मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है। बैंक निफ्टी में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 42,800 से लेके 43,000 तक आपको हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। 42,300 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। लास्टली, आप अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स पे नजर डालें तो लगातार यहाँ पे 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिल रहा है। 14 के नीचे फिसल चुका है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं गोइंग फॉरवर्ड हमें कोई बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को शायद ना मिले। तो कोई बड़ी गिरावट की उम्मीद नहीं है। ये पूरा सीरीज हमने देखा सुस्त कारोबार रहा और आखिरी के कुछ एक्सपायरी के कुछ दिन पहले भी यहाँ पर कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। इसी दायरे में बाजार रह सकता है। तो फिलहाल कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा है निफ्टी में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवालों को भी शामिल करते हैं। व्हाट्सएप पर हमें सवाल आया है आकाश जी का। बजाज फिनसर्व पर इन्होंने सवाल पूछा है। 23 शेयर्स हैं, 1657 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ है।
अविनाश जी, आपसे बजाज फिनसर्व पर राय लेना चाहेंगे। नुकसान इनको काफी हो चुका है, 1600 पर लिया था और देखिए वहां से लगातार गिरावट है। 1340 के भाव अब आ चुके हैं और काफी सारे दर्शकों के सवाल हमें मिलते रहते हैं बजाज फिनसर्व में, क्योंकि नुकसान काफी झेल चुके हैं स्टॉक में। इनको भी 7000 के आसपास का नुकसान हो रहा है। कितना समय देना पड़ सकता है बजाज फिनसर्व में मुनाफा देखने के लिए? यहाँ से रैली कब शुरू होगी, क्योंकि काफी समय से तो हम डाउन ट्रेंड ही देख रहे हैं। कब ये स्टॉक रिवर्स दिखेगा और यहाँ से एक तेजी दिखनी शुरू होगी इस स्टॉक में? गुड मॉर्निंग पूजा। आई थिंक पहली बात तो मुझे लग रहा है कि देखिए बजाज फिनसर्व जो होल्डिंग कंपनी है बजाज फाइनेंस के लिए अगले कम से कम 3 से 6 महीने के लिए मार्केट काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इस स्पेस में कंपटीशन काफ़ी बड़ा है। इनफैक्ट जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस का एक आर्म है वो बहुत ही जल्द लिस्ट होने वाला है। तो इन द नियर टर्म कंपटीशन बहुत बढ़ेगा और इसका असर डेफिनेटली मार्जिन्स पे होना चाहिए। हालांकि ऑन द पॉजिटिव साइड अगर हम AUM ग्रोथ देखें, क्लाइंट एडिशन देखे, एसेट क्वालिटी देखे, तो हर पैमाने पे बजाज फाइनेंस जो उनकी कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी है उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। बजाज फिनसर्व का इंश्योरेंस बिजनेस भी है, वो भी काफी अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करे 6 to 7 मंथ्स, बट अगर लंबी नजरिया का अगर आपका प्लानिंग है तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बजाज ग्रुप वेल मैनेज्ड है, कैपिटलाइज भी है, पैसा भी है, प्लस इनका जो कस्टमर बेस है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन मार्केट में इस स्टॉक में जरूर देखने को मिलेगा, बट अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल है तो मेरे ख्याल से निवेशित रहिए। ये स्टॉक उतनी ही तेजी से बाउंस बैक होगा जब क्लैरिटी आएगी, बट कम से कम नेक्स्ट 3-6 मंथ्स के लिए अंडर परफॉर्मेंस होगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। तो होल्ड करने की राय रहेगी, इसमें पैनिक में बेचे नहीं, यही मेरी राय रहेगी। बिल्कुल। तो स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अच्छी है और इनके कस्टमर एडिशन AUM के फ्रंट पर क्रेडिट ग्रोथ भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है। अगले 3 से 6 महीने शायद गिरावट और दिखे, बट जल्द ही इसकी चाल रिवर्स होगी और अच्छी तेजी के लिए आगे लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रह सकते हैं स्टॉक में। अगला सवाल इन्होंने येस बैंक पर भी पूछा है और यहाँ पर भी इन्होंने 23 रुपए के आसपास एंट्री ले ली है। क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा ली है, 1001 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और इनकी खरीद भाव से अब देखिए नीचे आ चुका है ये स्टॉक। यहाँ पर नीलेश जी आप सजेस्ट करिए, चार्ट्स पर कैसा लग रहा है? इनके लेवल्स आने वाले कुछ समय में दिखाई दे रहे हैं या फिर ये ऐसे ही 20 से 19 रुपए के आसपास ही कारोबार करते हुए दिखाई देगा येस बैंक? यस बैंक की अगर हम बात करें तो एक रेंज में फंस चुका है। ऊपरी स्तर पर 24 के आसपास का रेजिस्टेंस है, वहीं निचले स्तर पर 17 के आसपास का सपोर्ट निकल के आ रहा है। अब फिलहाल जो इमीडिएट ट्रेंड है वो थोड़ी सी साइडवेज टू नेगेटिव है। अब यहाँ पे 19 तक के लेवल निचले स्तर पर देखने को मिल सकते हैं। अगर कोई भी पुल बैक मिलता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 21, 22, वहां पे एक बार के लिए एग्जिट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल देखिए बैंकिंग स्पेस में ही अगर बने रहना है तो यहाँ पे बेहतर विकल्प अवेलेबल है, लाइक KTK बैंक, फेडरल बैंक, और उसके साथ साथ अगर दिग्गज बैंकिंग शेयरों की बात करें तो एक्सिस बैंक और ICICI बैंक और ऑल्सो HDFC बैंक। तो कुछ एक बेहतर विकल्प है, यहाँ से एग्जिट करके वहां पे शिफ्ट हो चुके हैं। इसी पर्टिकुलर काउंटर में बने रहना है तो यहाँ पे 18 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और कोई पुल बैक आए अगर 22 के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे शायद 24 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा समय दीजिए, 24 के लेवल्स आपको दिखेंगे, लेकिन बहुत बड़ी तेजी के लिए यहाँ पे बने रहना सही नहीं है। जैसे ही वो लेवल्स आए फिर से रिव्यू कीजिए या फिर निकल जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपकी खरीद भी थोड़ी ऊपरी स्तरों पर है। चलिए ये रहा है येस बैंक पर। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर। हेवल्स, इस कंपनी ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित किए और नतीजों के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में 3.5% की गिरावट देखने को मिल रही है और नतीजे भी कमजोर ही आए हैं। कंपनी के मुनाफे में अगर नजर डालें तो 7% की गिरावट आई है। आय में 13% की बढ़ोत जरूर दिख रही है, लेकिन मार्जिन पर भी दबाव है। नतीजों को और ज्यादा डिटेल्स में समझ लेते हैं और आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक कैसा दिख रहा है इस पर भी बात करेंगे हम। कंपनी के CMD अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। नतीजे तो कुछ कमजोर साइड पर आए, लेकिन हम आपके आय की अगर बात करें वहां पर बढ़त आई है, करीब 13% की बढ़त देखने को मिली है आपके रेवेन्यू पर, जिसमें कि एक बड़ा सपोर्ट आपको वॉल्यूम्स पे भी रहा है। इस बार के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो वो कैसी रही है इस क्वार्टर? नहीं, इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वार्टर रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल रही, तो ये जितनी भी ग्रोथ है 13% की, ये वॉल्यूम ग्रोथ ही है।
ओके और तो क्या चौथी तिमाही में कंपनी की प्राइस हाइक लेने की योजना है उनके समर पोर्टफोलियो के लिए, और अगर हाँ तो फिर कितना प्राइस हाइक ले सकती है कंपनी? जी, इस बार समर पोर्टफोलियो में खासकर फैंस एंड एयर कंडीशनर्स में, बिकॉज 1 जनवरी से गवर्नमेंट ने इसमें एनर्जी रेटिंग नॉर्म्स चेंज किए हैं, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्रीज है। सो देयर विल बी प्राइस हाइक्स एयर कंडीशनर्स में और फैंस में। और अभी कुछ हफ्तों से देयर इज सम वॉलेटिलिटी इन रॉ मटेरियल प्राइसेस, तो उसके चलते हो सकता है कि और प्रोडक्ट्स में भी, जो कि अभी हम रिव्यू करते रहेंगे, कुछ प्राइस हाइक्स देखने को मिले। तो अगर अनिल जी आपको प्राइस हाइक लेना भी पड़ा समर पोर्टफोलियो के समर प्रोडक्ट्स के लिए, जिसमें कि एसी और फैंस की डिमांड अपने पीक पर होती है, तो क्या उससे डिमांड पर कुछ असर देख रहे हैं आप? पॉसिबल है, लेकिन अभी रियल एस्टेट जो डिमांड है अभी इंडिया में ठीक चल रही है। जितने भी अगर प्राइस हाइक्स होंगे वो कॉस्ट लेड ही होंगे। अगर कॉस्ट इंक्रीजेस इतने नहीं हुए जितना अभी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि अभी वॉलेटिलिटी काफी है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्री ट्राई करेगी कि प्राइस हाइक्स ना दिए जाएं, जिससे डिमांड एक बरकरार बनी रहे। ओके, ठीक है। अच्छा, B2C सेगमेंट के बारे में कुछ बताइए, उसमें आप डिमांड कैसी देख रहे हैं और आपके अनुमान में कब तक B2C सेगमेंट में एक सुधार देखने को मिल सकता है? देखिए, ये कहना मुश्किल है, बिकॉज एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड तो पिछले साल में रहा ही है, लेकिन अगर पिछले 2-3 साल का CAGR देखें तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रा काफी अच्छा ग्रो कर रहा है। बल्कि इंडस्ट्रियल और इंफ्रा में तो काफी गवर्नमेंट का पुश है, तो उसके चलते एक अच्छी डिमांड आ रही है। तो आने वाले टाइम में आई थिंक ओवरऑल ग्रोथ बोथ ऑन द कंज्यूमर साइड और इंफ्रा साइड अच्छी रहनी चाहिए। एक आध क्वार्टर से पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम 2 या 3 साल की ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न देखें तो अच्छा रहा है। ओके, मार्जिन की बात करें सर, तीसरी तिमाही में हमने देखा कि मार्जिन में कुछ सुधार देखने को मिला है। ऑफ कोर्स कच्चे माल के कीमतों में जो स्थिरता आई उससे इस बार सपोर्ट मिला, लेकिन Q4 के लिए मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक शेयर करेंगे आप? क्या वहां पर इस बार कुछ बड़ा उतार चढ़ाव देख रहे हैं, या ऐसे ही मार्जिन आने वाले समय में भी इन्हीं लेवल्स पर स्टेबल रहेंगे? देखिए, कंपनी का एंडेवर रहेगा कि क्योंकि थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड मार्जिन्स रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ हाई रॉ मटेरियल प्राइसेस, कि ये मार्जिन्स मेंटेन रहें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक वॉलेटिलिटी है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, तो उसकी तरफ से चैलेंज बना रह सकता है। बट इसके ऊपर तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन द कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो कंपनी इज ऑलवेज वर्किंग टू मेंटेन द मार्जिन्स, बट कुछ ना कुछ अनप्रेसिडेंटेड वॉलेटिलिटी से उसमें स्ट्रेस आ सकता है। आपने अपने प्रेस रिलीज में ये भी मेंशन किया कि लॉयड के पास अभी भी हाई कॉस्ट इन्वेंट्री बची हुई है। आने वाले समय में क्या आउटलुक बन रहा है आपका? कब तक ये चीज़ें नॉर्मलाइज होते हुए दिखाई देंगी? और लॉयड्स के अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वहाँ पर मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक बन रहा है आपका? एक हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो है, क्योंकि अब एक अपकमिंग सीजन है, तो होपफुली 4th क्वार्टर तक ये कंज्यूम हो जानी चाहिए, और उसके चलते वी शुड बी सीइंग इंक्रीज इन मार्जिन्स इन लॉयड एज वेल। कितना होता है, किस तरह की डिमांड आती है, और अभी जैसे रॉ मटेरियल में एक वॉलेटिलिटी रहती है और किस तरह से इंडस्ट्री बिहेव करती है, तो दैट इज स्टिल टू बी सीन। बट आई थिंक यहाँ से मार्जिन्स और इम्प्रूव होने चाहिए लॉयड में। ओके, ठीक है। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट CMD अनिल राय गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे नतीजों पर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर समय देने के लिए, और आने वाले तिमाही के लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हेवल्स नतीजों के बाद हमने देखा कि आज 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। नतीजे हमने देखा कि मार्जिन के फ्रंट पर दबाव देखने को मिल रहा है। बढ़े हुए कच्चे माल के जो दाम थे उसका असर इस बार की तिमाही में देखने को मिला। हालांकि मैनेजमेंट कहना है कि आने वाले समय में मार्जिन स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। अविनाश जी, आपसे राय लेना चाहेंगे हेवल्स पर। आपने भी मैनेजमेंट को भी सुना, नतीजे थोड़े कमजोर आए जिसका कि असर आज स्टॉक में दिख भी रहा है। ये जो गिरावट आई है ये क्या एंट्री लेवल बन रहे हैं स्टॉक में, या फिर अभी 2-3 क्वार्टर आप रुकेंगे और पहले नतीजों को देखेंगे, उसके बाद कुछ डिसीजन लेंगे इस कंपनी को लेकर?
पूजा मुझे लग रहा है कि नंबर्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थे और मैं जनवरी टू मार्च का जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वेट करूंगा। ग्राउंड लेवल पे डिमांड थोड़ा सा सॉफन हो चुका है और अभी हाल ही में जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर की कीमतें बहुत वोलेटाइल हो चुकी है, तो ये बहुत ही एक सीरियस मसला है क्योंकि अगर कॉपर के प्राइसेस और बढ़ते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत इनपुट कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा। हालांकि हमको लग रहा है कि मार्जिन डेफिनेटली वॉल्यूम के साथ इंप्रूव होंगे और अगला सीजन अगर अच्छा रहता है समर सीजन तो डेफिनेटली इसमें रिकवरी हो सकती है। तो मैं समझता हूं अभी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा टाइम इंतजार करें। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि बजट के बाद आपको मौका मिलेगा इसमें डिप में खरीदने के लिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा होना चाहिए। हालांकि देखिए लॉन्गर टर्म हेवल्स बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेस है, लिवरेज भी बहुत बैलेंस शीट पे कम है, तो ये सारी बातें कंपनी को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगी। बट अगले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से कंपनी के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, तो निचले भाव पे अगर कोई खरीदता है तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा। तो यही राय रहेगी कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुके और बाद में करेक्शन पे आपको एक मौका मिल सकता है। ठीक है, तो अभी जल्दबाजी मत करिए, बजट तक रुकिए, हो सकता है उसमें कुछ अनाउंसमेंट हो या फिर 1-2 क्वार्टर के नतीजे देख लीजिए, उसके बाद थोड़ी और गिरावट भी आ सकती है, तब स्टॉक में अच्छा एंट्री लेवल बन रहा है, आप यहाँ पर वापस से रिव्यू कर सकते हैं। अगला सवाल लेंगे और हमारे साथ हमें व्हाट्सएप के जरिए सवाल आया है भुवनेश्वर से अभिषेक जी का, और इनका सवाल है राउट मोबाइल्स पर 107 शेयर्स इन्होंने 1300 के भाव पर लिया हुआ, काफी ऊपरी लेवल पर इनकी खरीद लग रही है और काफी समय से ऐसा लग रहा है इसको होल्ड भी कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा इनको इस स्टॉक में हो नहीं रहा है। 14,000 के आसपास का नुकसान इस वक्त हो रहा है। नीलेश, आपसे राय लेना चाहेंगे, स्टॉक में लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है, पिछले 1 महीने में भी अगर हम देखेंगे तो करीब 80 पॉइंट की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। अभी भी क्या अभिषेक जी को बने रहना चाहिए इस स्टॉक में? कोई तेजी, कोई रिबाउंड दिख रहा है आपको इस स्टॉक में या फिर निकल जाए? देखिए पूजा जी, लगातार इस पर्टिकुलर काउंटर में एक तरफा गिरावट हम देख रहे हैं और यहाँ पे जो इमीडिएट सपोर्ट अब निकल के आ रहा है वो है लगभग 1145 के आसपास का। अगर 1145 के लेवल ब्रीच हो जाते हैं तब यहाँ पे और बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे लगभग 1050 से लेके 1000 तक के लेवल निचले स्तर पर आते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए तो एक बार के लिए बने रह सकते हैं। 1145 की स्टॉप लॉस से उसके नीचे एग्जिट करने की सलाह होगी। उसके अलावा अगर ऊपरी स्तरों पर देखें तो 1300 के ऊपर अगर ये काउंटर निकलता है तब यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिलेगा। सारे ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के काउंटर नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अनलेस एंड अनटिल इनका टाइम होराइजन 1 साल या उससे बड़ा है, अभी यहाँ पे वेट करें। अदरवाइज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से लिया हुआ है तो एक स्टॉप लॉस आके यहाँ पे पोजीशन में से एग्जिट करें। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फेसबुक के जरिए हमें सवाल आया है राहुल जी का। L&T फाइनेंस होल्डिंग पर सवाल है इनका। यहाँ पर भी इन्होंने क्वांटिटी काफ़ी ले रखी है, 4000 शेयर्स इन्होंने 80 के लेवल पर है, मुनाफा हो रहा है इनको काफ़ी अच्छा। स्टॉक देखिए इस वक्त 95 रुपये के आसपास कारोबार कर रहा है। हालांकि और भी अच्छे लेवल्स इन्होंने यहाँ पर देखे होंगे, वेट किया इन्होंने, लेकिन अभी स्टॉक 98 के लेवल तक आया था, लेकिन उसके बाद देखिए स्टॉक में हल्का करेक्शन आया है। हालांकि अभी भी ये तो मुनाफे में ही है। नीलेश, आप ही सजेस्ट करिए, L&T फाइनेंस होल्डिंग क्या करें? मुनाफा अच्छा हो रहा है, मुनाफा लेकर निकल जाना चाहिए, वो ज़्यादा समझदारी होगी क्योंकि करेक्शन आया है स्टॉक में। और करेक्शन देख रहे हैं या फिर और तेज़ी के लिए बने रह सकते हैं स्टॉक में? हाँ देखिए, सबसे पहले तो काफी अच्छे लेवल पर इन्होंने एंट्री की हुई है और मेरे ख्याल से जब इतने लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि थोड़ा टाइम होराइजन इनका बड़ा होगा। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। अगर हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर की बात करें तो मेरा ये मानना है कि ये काउंटर यहाँ से 120 से लेके 125 तक की ओर जाता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें। 80 रुपीज की खरीद है, उन्हीं लेवलों के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर इमीडिएट बेसिस पे जो टारगेट हमें नजर आते हैं वो होंगे 100 के ऊपर निकलने के बाद ये साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो जाएगा। उसके बाद 120 तक की अपसाइड यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए एक पर्टिकुलर लॉन्ग पोजीशन में बने रहने की सलाह होगी। ठीक है, मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लीजिए आप। आगे तेज़ी दिख सकती है 120 की, लेकिन बीच में क्योंकि मार्केट में उतार चढ़ाव बना ही रह सकता है, बजट तक अगर गिरावट आई तो वो आपका मुनाफा प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए और 120 के लेवल्स के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, कमोडिटी की ABCD।
गोल्ड सिल्वर रेशियो की आज हम कमोडिटी की एबीसीडी में बात करने वाले हैं, क्योंकि गोल्ड में और सिल्वर में जिस तरह से तेजी आ रही है आजकल, तो एक सवाल उठता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो होता क्या है, क्योंकि सिल्वर रेशियो का असर काफ़ी ज़्यादा होता है। 1 औंस सोने से आप कितना चांदी खरीद सकते हैं, यही गोल्ड सिल्वर रेशियो दर्शाता है। लेकिन यहाँ पे ग्राम में ट्रेडिंग होती है। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 56,600 के आसपास का है, और चांदी की बात करें तो 1 केजी चांदी का भाव 68,000 रुपए के आसपास का है। तो 10 ग्राम अगर सोना 56,600 पे है और 10 ग्राम चांदी की कीमत हो गई 680 रुपए, तो 10 ग्राम सोने के मौजूदा भाव से अब 10 ग्राम चांदी का भाव डिवाइड कर दीजिए, वही गोल्ड सिल्वर रेशियो घरेलू बाजार के लिए निकल गया। तो डिवाइड करेंगे तो मौजूदा भाव पे आपको 83 के आसपास दिखेगा। ये रेशियो जितना ऊपर जाएगा, समझ जाइए कि चांदी में उतनी ज़्यादा तेजी आने की संभावना है, गोल्ड महंगा होता जा रहा है। तो अभी 83 के आसपास है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90 के ऊपर अगर ये अनुपात चला जाए गोल्ड सिल्वर का, तो समझिए चांदी खरीदना ज़रूर चाहिए, और 83 के आसपास चला गया, चांदी में ज़्यादा तेजी की संभावना है। वहीं 60 के आसपास अगर ये रेशियो हो तो आपको गोल्ड पर फोकस करना चाहिए, गोल्ड में वहाँ से ज़्यादा तेजी की संभावना है। तो फिलहाल मौजूदा जो रेशियो है वो चांदी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बनाया है। इस हफ्ते लगातार तीसरे कारोबारी दिन नया रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में इस रेशियो पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। क्या वाकई गोल्ड अब सही लेवल पे है? अब 90 के बेहद करीब ये रेशियो चला गया है, तो ऐसे में चांदी एक्सपर्ट्स को ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। जी ठीक है, शुक्रिया विश्व मोहन। अब सीधे फटाफट फिर से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगी। सोहम दीक्षित का सवाल लेंगे। नांदेड़ से यह सवाल आया है और व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने पूछा है जोमेटो के बारे में। इनके पास है 500 शेयर 58 रुपए के भाव पर, और इस वक्त जो भाव चल रहा है वो है 50-51 रुपए का। HSBC ने बताया है कि स्टॉक को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें हैं, और कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी पर इसके असर आ रहा है, और टारगेट प्राइस भी घटा दिया है जोमेटो का। नीलेश, आप इस पर राय दे पाएंगे क्या? क्योंकि हमने देखा था कि 40 रुपए के आसपास जब ये शेयर फिसला था, वहां से रिकवरी की कोशिश हुई, लेकिन सारी की सारी कोशिशें वो फिजल आउट हो जाती हैं, वो सस्टेन नहीं कर पाती हैं। जोमेटो, आपका क्या व्यू होगा इस पर? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए दिक्कतें क्लियरली विजिबल है चार्ट पर भी। लगातार यहाँ पे ऊपरी स्तरों से हमें दबाव देखने को मिल रहा है, और ये जो फॉलिंग ट्रेंड है वो यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। 45 तक के लेवल निचले स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे तो कोई भी पुल बैक अगर मिलता है टुवर्ड्स 54, 55, और मे बी अगर इनके भाव आ जाते हैं तो डेफिनेटली वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी, और बेहतर होगा कि इस पर्टिकुलर काउंटर से फॉर द टाइम बीइंग इसे अवॉइड करें और कोई भी कॉन्ट्राबैट ना ले। अगर लॉन्ग पोजीशन में बने रहना है तो यहाँ पे 48 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रह सकते हैं, बट मेरी सलाह तो यही होगी कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक मिले एग्जिट करें। बिल्कुल, तो कोई भी पुल बैक मिले एग्जिट करने की राय इस वक्त जोमेटो में आपको दी जा रही है। ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा हुआ 54, 58 तक के लेवल्स दिख सकते हैं, जो कि आपके खरीद के पास का ही भाव है। तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं, और कोई भी आपको उछाल दिखे निकलने की कोशिश करिए इस स्टॉक से। अगला सवाल ले लेते हैं। ये इंस्टाग्राम पे हमें भेजा है अनित जैन ने। इनका सवाल है पहला टाटा कंज्यूमर पर 50 शेयर्स 750 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं टाटा कंज्यूमर के। इस वक्त अगर हम देखें करंट प्राइस जो है इसका वो 741 के पास चल रहा है, इनकी खरीद के पास ही है ये शेयर। अविनाश, आपसे राय लेना चाहेंगे, टाटा कंज्यूमर कैसी लग रही है आपको कंपनी? अगर किसी को बने रहना है लॉन्ग टर्म के लिए तो ये लेवल्स ठीक हैं क्या? पूजा, मुझे लग रहा है कि टाटा कंज्यूमर ये इन्वेस्टर को होल्ड करना चाहिए। अभी हाल ही में इनका जो कॉफी बिजनेस था टाटा कॉफी, वो टाटा कंज्यूमर में मर्ज हो रहा है, और कंपनी एक एग्री और स्पेशलिटी सेगमेंट में काम कर रही है फूड प्रोडक्ट्स में। तो यहाँ पे मार्जिन भी अच्छे हैं, ओवरऑल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी अच्छा है, और मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है तो इसमें अच्छी खासी अपसाइड आपको मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉफी का अगर बिजनेस की बात करें तो कॉफी के प्राइसेस अभी काफी एलिवेटेड है, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। प्लस ये वैल्यू एडेड कॉफी प्रोडक्ट्स में है, तो डेफिनेटली इसका फायदा मार्जिन में आपको आने वाले साल में देखने को मिल सकता है। तो आई वुड सजेस्ट यहाँ पे होल्ड करिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, करीबन 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये रखते हैं तो इनको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है।
ओके, तो थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको अगर अच्छा मुनाफा चाहिए तो, करीब 12 से 18 महीने के लिए, तब आपको अच्छा प्रॉफिट नजर आएगा टाटा कंज्यूमर में। अविनाश जी, अगला सवाल इनका बर्जर पेंट्स पर भी है, इस पर भी राय दीजिए। इन्होंने 80 शेयर 700 के लेवल पर लिया हुआ है, काफी ऊपरी लेवल पर लिया हुआ है और वहां से इनको नुकसान ही हो रहा है, कोई कुछ भी रिकवरी हमने देखी नहीं हाल फिलहाल में स्टॉक में, और पिछले एक साल में 25% तक की गिरावट शेयर में देखने को मिली है। और आज तो हमने देखा कि एशियन पेंट्स के भी जो नंबर्स आए हैं हल्के कमज़ोर साइड पर थे और उसका असर आज बर्जर पेंट के स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक भी आज अपने दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। बर्जर पेंट्स में बने रहने की राय देंगे आप या फिर निकलने की सलाह देंगे स्टॉक से? देखिए, मुझे लग रहा है कि सारा पेंट सेक्टर अभी डोमेस्टिकली दिसंबर क्वार्टर की बात करें तो इस बार फेस्टिव सीजन इतना स्ट्रांग नहीं था और ऊपर से क्रूड के कीमतें कम होने के बावजूद हमने देखा कि कल एशियन पेंट्स के नंबर जो थे वो उम्मीद से काफी कम थे। कंपटीशन इंडस्ट्री में बढ़ रहा है, अभी जेएसडब्ल्यू, ग्रासिम जैसे नए प्लेयर्स उतरे हैं, तो आने वाले 6 से 12 महीने में कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्जिन प्रेशर जरूर रहेगा। तो मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे अगर मौका मिले तो इससे निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से पेंट सेक्टर में अभी जिस प्रकार का वैल्यूएशंस बर्जर पेंट कमांड कर रहा है, हमको नहीं लग रहा है कि इससे कहीं ज्यादा री रेटिंग की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री के हेडविंड्स बहुत चैलेंजिंग है। तो मैं समझता हूं कि अगर ये चाहे तो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है या कैपिटल गुड्स है, ऐसे कोई विकल्प है जहां पे पैसा डाले, जहां पे ग्रोथ मोमेंटम पेंट सेक्टर के मुकाबले में काफी अच्छा है। तो आई वुड सजेस्ट दैट सेल ऑन राइज वाला स्टॉक है तो इससे निकल जाए और कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट में पैसा डाले। ठीक है, बर्जर पेंट से उछाल में निकलने की सलाह दी जा रही है। आगे बढ़ेंगे, रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हरियाणा से। रवि नमस्कार, आप पूछिए सर, क्या जानना है आपको? मेरे पास 2 शेयर्स हैं जी। एक है तो इंसेक्टिसाइड इंडिया और एक रैली इंडिया और इंसेक्टिसाइड लिमिटेड शेयर तो है। इंसेक्टिसाइड प्लस में रैली इंडिया, दोनों पेस्टिसाइड के शेयर हैं। इंसेक्टिसाइड्स ये इंडिया है और अपने रैलिस insecticide जो इंडिया, 2 शेयर। ये पेस्टिसाइड वाली कंपनी है, रैलिस केमिकल वाली कंपनी है, ऑलमोस्ट एक ही सेगमेंट में दोनों आती हैं ये। अविनाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, इंसेक्टिसाइड्स की अगर बात करें तो ये साल ठीक नहीं रहा है और अगर हम ईयर टू डेट देखेंगे तो 18-20% के आसपास के ऑलरेडी ये शेयर स्लिप कर गया है। हालांकि इसमें प्रमोटर का स्टेक जो है, एफआई का जो स्टेक है वो ठीक ठाक है। क्या आपको भरोसा है कि जो नुकसान हो रहा है शेयर में, इसी शेयर से उसकी भरपाई हो जाएगी या फिर कोई और आपकी राय होगी, यहाँ से निकलने की सलाह होगी? मुझे लग रहा है कि अभिषेक, इंसेक्टिसाइड्स इंडिया का शेयर जो है वो मुझे लग रहा है कि इस साल तो पूरे सेक्टर के लिए दिक्कत है। इनफैक्ट इन्होंने रैलिस की बात की तो रैलिस के भी नंबर्स बहुत खराब आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि देखिए, अभी जो भी इंप्रूवमेंट कंपनीज में आएगी वो अगले साल के सीजन में देखने को मिलेगी, क्योंकि नॉर्मली पेस्टिसाइड सीजन में पहला 6 महीना जो होता है, अप्रैल टू सितंबर, वो उनका बहुत रोबस्ट बिजनेस होता है। अक्टूबर टू मार्च में रेवेन्यू ग्रोथ इतना बढ़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बजट में हो सकता है कि एग्री और एग्रो केमिकल्स को लेके अगर कोई अनाउंसमेंट्स आते हैं तो इसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली कंपनी बहुत सॉलिड है। इनफैक्ट कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेशियोज भी है, आरओसी, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से अगर ये कम से कम 6-12 महीना वेट करते हैं तो मेरे ख्याल से इनको डेफिनेटली अपने कॉस्ट प्राइस से अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो मेरी राय में अभी लॉस बुक ना करे, थोड़ा सा इंतजार करे और कम से कम एक साल भर का नजरिया ले, क्योंकि होपफुली नेक्स्ट ईयर मानसून अच्छा होता है तो एग्रोकेमिकल एक अच्छा बूमिंग सेक्टर है जहां पे वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर जैसे इंसेक्टिसाइड्स काफी अच्छा करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड। ओके, तो होल्ड करने की राय आपको दी जा रही है इन स्टॉक्स में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी नतीजों पर फोकस करते हैं। थोड़ी देर पहले हम हैवेल्स के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे और इस बीच पॉलीकैब के भी तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं और इस पर कंपनी के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़े थे। कंपनी के चेयरमैन इंदर टी जयसिंघानी जी हमारे साथ मौजूद थे और सीएफओ गंधर्व टोंगिया ने कहा कि कॉपर के भाव में उतार चढ़ाव से कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, छोटे शहरों में डिमांड काफी अच्छी नजर आ रही है। आइए आपको पूरा कॉन्वर्सेशन सुनवा देते हैं। 2 टायर 3 टायर में डिमांड ज्यादा बढ़ी है क्योंकि वहां पे लोकल बाइंग पावर बढ़ते ही जा रहा है, बिकॉज ऑल पीपल नाउ डेज, यंग पीपल वांट ऑल न्यू थिंग्स, सो दे वांट, उनको पैसे बहुत ज्यादा डालने हैं, उनको अच्छी चीज बनानी है, उनको हाई क्वालिटी आइटम्स लेनी है, तो इसके लिए उनकी डिमांड 2 टायर 3 टायर में अच्छी दिख रही है। जैसा आपको हमारे बिजनेस के बारे में मालूम है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा हेजिंग फ्रेमवर्क है और प्राइसिंग मैकेनिज्म है। जो भी हमारी कॉपर एल्यूमिनियम की लागत में बढ़ोतरी या
गिरावट होती है वो हमारे एंड कस्टमर को हम हर महीने के महीने पास कर देते हैं। इसकी वजह से हमारे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में दूसरी तिमाही से तीसरी तिमाही में कोई गिरावट नहीं हुई है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी एबिटा मार्जिन जो है वो बढ़ गया है। ये थर्ड क्वार्टर हमारा सबसे बेस्ट क्वार्टर है एबिटा पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड क्वार्टर हमारी हिस्ट्री में टॉप लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा क्वार्टर है। तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं है अगर वॉलिडिटी होती है कॉपर प्राइसेस में, एल्यूमिनियम प्राइसेस में। तो मैनेजमेंट काफ़ी बुलिश है पॉलीकैब का, क्योंकि जो नतीजे आए थे काफ़ी दमदार आए थे कल, और कल हमने शेयर में तेज़ी देखी भी थी अच्छी खासी। आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग इसमें ज़रूर आ रही है, लेकिन रिकॉर्ड क्वार्टरली प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किए थे और वॉल्यूम भी बेहद शानदार रहा है पॉलीकैब के लिए। तो बढ़िया नतीजे। पॉलीकैब, आपको लगता है अविनाश जी की अब जो नियर टर्म की जो चिंताएँ थी, छोटी अवधि में कॉस्ट वाला जो प्रेशर था, वो धीरे धीरे अब दूर हो गई हैं और अब एक नई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पर कंपनी निकल गई है? मुझे लग रहा है कि देखिए पॉलीकैब का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये केबल्स के अलावा एफएमईजी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स सेगमेंट में भी काफी बड़े प्लेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जैसे मैनेजमेंट ने कहा कि कॉपर का प्राइस बहुत वोलेटाइल हो चुका है, लेकिन इनका हेजिंग मैकेनिज्म है और जिससे इनके मार्जिन्स पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। और जिस प्रकार की अभी पावर जनरेशन कैपेसिटी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन पिकअप हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो केबल मैन्युफैक्चरर्स है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है और स्पेशली पॉलीकैब जैसी कंपनी है, इनको काफ़ी फायदा और ग्रोथ FY24 में देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली कोई भी करेक्शन अगर आता है तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। वेल मैनेज्ड कंपनी है, बहुत ही अच्छे नंबर्स कंपनी दिखा रही है और आने वाला साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो होल्ड करने की राय रहेगी और कोई करेक्शन मिलता भी है बाजार में तो आई थिंक इट इज अ गुड स्टॉक टू एक्यूमुलेट। पोर्टफोलियो स्टॉक है तो इसमें नियर टर्म में नहीं बट लॉन्गर टर्म में पैसा जरूर बनेगा। ठीक है, पॉलीकैब अगर आपके पास है तो आपको बने रहने की सलाह है, लंबी अवधि में इसमें पैसे जरूर बनेंगे। बिहार से दिलीप हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। दिलीप जी नमस्कार। सर पूछिए, क्या जानना है आपको? जी सर, मेरे पास NMDC के शेयर हैं। किस भाव पर दिलीप जी? मेरे 113 रुपया। 113 रुपए के भाव पर NMDC के शेयर हैं। ठीक ठाक प्राइस पर हम कहेंगे कि इन्होंने लिए हैं। नरेश, NMDC आपको कैसा लग रहा है इसका चार्ट? और हालांकि हमने देखा था कि शेयर ये 250 रुपए के आसपास तक गया था, वहां से फिसला। क्या टारगेट्स आपकी तरफ से होंगे? पहले तो काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है। अब यहाँ पे लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। रिसेंटली यहाँ पे अक्टूबर के महीने में लोज बने थे 94-95 रुपीज के आसपास। उसके बाद यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इमीडिएट बेसिस पे अगर हम टारगेट की बात करें तो 140 तक की अपसाइड यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह होगी। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करें 121 के आसपास का और ऊपरी सर पर 140 के इमीडिएट टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन में बने रहे। तो स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं इस शेयर में। अच्छा मुनाफा हो रहा है और आगे भी तेजी और दिख सकती है NMDC के स्टॉक में। अगला सवाल व्हाट्सएप के जरिए हमें इंदौर से आया है किशन चावला जी का। CDSL का स्टॉक है इनके पास 60 शेयर जिन्होंने 1247 के लेवल्स पर लिए हुए थे और नुकसान हो रहा है इनको यहाँ पर। इनफैक्ट अगर पिछले एक हफ्ते में ही देखें तो स्टॉक करीब 2.5% टूट चुका है। लगातार स्टॉक में हम एक गिरावट का ही कारोबार देख रहे हैं CDSL के स्टॉक में और काफ़ी सारे ट्रेडर्स का, इन्वेस्टर्स का हमें स्टॉक पर सवाल आता रहता है जिनको कि नुकसान ही झेलना पड़ रहा है। अविनाश जी, क्या करना चाहिए CDSL पर? मुझे लग रहा है कि देखिए CDSL में गिरावट का कारण ये है कि ग्रोथ इन डीमैट अकाउंट्स अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है। जैसे सभी को पता है कि कंट्री में 2 डीमैट प्लेयर्स है, एक तो CDSL है जो लिस्टेड है और दूसरा NSDL है। मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई बड़ा ट्रिगर CDSL के लिए नहीं है, क्योंकि डीमैट अकाउंट्स अगर स्लो ग्रोथ में आते हैं तो ऑब्वियसली इसका सीधा इम्पैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे आता है। लेकिन अभी जो रिसेंट रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि NSDL जो अनलिस्टेड आर्म है उसका भी पब्लिक इशू बहुत जल्दी आने वाला है। तो अगर ये जल्दी अनाउंस होता है तो एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर CDSL के यहाँ पे एक थोड़ी सी रीरेटिंग आप देख सकोगे। सबसे बड़ी बात, कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, बिजनेस बहुत एसेट लाइट है और अभी इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो KYC होगा वो CDSL करेगा, तो इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। हालांकि ये रेवेन्यू फ्लो थोड़ा धीरे धीरे आएगा, तो अगर इनका नजरिया साल 1.5 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि यहाँ पे फास्ट ग्रोथ शॉर्ट टर्म में नहीं आएगा बट लॉन्ग टर्म में ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म में बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अभी भी बन सकता है। तो
तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बट लॉन्ग टर्म के लिए जरूर इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए CDSL को आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा देखते हैं कि इस वक्त सेंसेक्स की तस्वीर क्या है, कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, कौन से आज निराश कर रहे हैं। सेंसेक्स से 61,000 के आसपास 60,910 का स्तर आपको अपने स्क्रीन पर दिखेगा, 60,880 के आसपास इनफैक्ट। अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो टाटा मोटर्स आज लीड कर रहा है सेंसेक्स के स्टॉक्स को। एक उन्होंने डील की है ET के, इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से ये खबर आई है कि अपने EV बिजनेस में कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश कर रही है कंपनी, और शेयर देखने की 3% ऊपर है। इसके अलावा इंडसइंड बैंक आज चलने की कोशिश कर रहा है, 1% ऊपर है। SDFC ट्विंस में तेजी है, SBI भी आज ऊपर है। तो आज बैंकिंग स्टॉक से अच्छा सपोर्ट आज मिल रहा है बाजार को, और इसके अलावा IT स्टॉक्स में भी देखने की हल्की फुल्की बाइंग वहां से भी आ रही है। HCL टेक और TCS में आज हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन व्यू लेना चाहेंगे आपसे अविनाश जी टाटा मोटर्स के शेयर को लेकर, क्या आपकी सलाह होगी इसको लेकर? हम देख रहे हैं कि लंबे समय से एक दायरे में फंसा हुआ है, बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें आती हैं लेकिन शेयर चल नहीं रहा है। क्या प्रॉब्लम्स आपको लग रही हैं? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इनका बड़ा एक्सपोजर यूरोप में है। यूरोप में जिस प्रकार का मार्केट है, रिसेशन की बातें हो रही है, आने वाले क्वार्टर्स के लिए, कम से कम 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए इनका जो JLR का बिजनेस है उसमें थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएगी। दूसरी बात, इनके पास काफी बड़ा कर्जा है जो बैलेंस शीट पे इनको लिवरेज हम कहते हैं वो है। तो इस तरह इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ टाटा मोटर्स को ज्यादा होती है, क्योंकि अगर हम मारुति या महिंद्रा की बात करें तो ये कंपनीज मोरलेस कैश रिच है, बिल्कुल कर्जा बैलेंस शीट पे नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों चीजें मार्केट्स को डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस कर रही है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डोमेस्टिक पैसेंजर कार में, ट्रक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। और ये जो बात आज आपने कही कि और एक सेकंड राउंड ऑफ वैल्यूएशन इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस को होगा, तो इसका बेनिफिट थोड़ा बहुत तो इनको मिलेगा। बट जब तक कैश फ्लो जनरेशन नहीं होता है और जब तक ये यूरोप के हेडविंड्स निकल नहीं जाते, स्टॉक में कोई बड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में नहीं होगी। तो अगले साल 1.5 साल का नजरिया कोई करता है तो गिरावट में खरीदना चाहिए। मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में पैसा बनेगा, बट शॉर्ट टर्म में अगले 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए मैं समझता हूँ नंबर्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, मार्जिन में प्रेशर होगा, तो उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। तो लॉन्गर टर्म में होल्ड करें, बट कोई मेजर करेक्शन आता है तो ही खरीदने का मौका बनेगा। मौका तभी बनेगा जब कोई एक बड़ी गिरावट आती है टाटा मोटर्स के शेयर में। अगर आपके पास है तो आप इस शेयर को होल्ड करके रखिए, कोई दिक्कत वैसी नहीं है। राधा कृष्ण हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। राधा कृष्ण जी नमस्कार। सर पूछिए, क्या जानना है आपको? नमस्कार सर, मैं राधा कृष्ण बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश से, राजमंड्री से सर। सर पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ मेरा पास सर जुबलेंट फूड 404 क्वांटिटी है मेरे पास। जुबलेंट फूड की 404 शेयर आपके पास हैं, राइट? मैं प्राइस है इसका 555 से 555 पर 400 के करीब की क्वांटिटी है राधा कृष्ण जी के पास जुबलेंट फूड वर्क्स की। अभी कल मैनेजमेंट का बयान आया है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स थी कि कंपनी काफ़ी एक्सपेंड करने जा रही है, डोमिनोज के अपने स्टोर्स बढ़ाएगी, इसके अलावा पॉपाइज के जो रेस्टोरेंट्स हैं उसको लेकर काफ़ी बड़ा कैपेक्स करने जा रही है। तो आगे एग्रेसिव प्लान्स हैं जुबलेंट फूड को लेकर। हालांकि ऊपरी स्तरों से शेयर को हमने फिसलते हुए देखा है और थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश हो रही है। हम देख रहे हैं कि 500 रुपए के आसपास के स्तरों से। नीलेश, जुबलेंट फूड क्या व्यू होगा आपका? देखिए अभिषेक जी, 3 महीनों में एक तरफा गिरावट हमने देखी है। 650 के हाइस बने थे रिसेंटली अक्टूबर के मंथ में। उसके बाद एक फॉलिंग चैनल में काउंटर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी बात ये रही है कि इस पर्टिकुलर गिरावट के बाद काउंटर में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बन चुका है। एक डबल बॉटम सपोर्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, काफी बेहतरीन, जिसे हम कॉपी बुक स्टाइल डबल बॉटम कहते हैं, वो देखने को मिल रहा है 485 के लेवल के आसपास। तो सबसे पहले तो 485 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। और ये पुल बैक जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ से एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है। 530 540 तक का पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, बट जो इमीडिएट ट्रेंड है वो अभी भी थोड़ा सा वीकर साइड में। 540 के ऊपर अगर एक काउंटर निकलेगा तो शॉर्ट टर्म टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में टर्न होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद 580 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल पे बने रहे, 485 के स्टॉप लॉस है। करंट लेवल पर बने रहने की राय, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 485 का।
इस बीच HDFC बैंक भी देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। टाटा मोटर्स भी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर चर्चा की और HDFC बैंक भी अपने ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है, जिससे कि बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इस बीच हमारे साथ दर्शक भी जुड़े हैं। नोएडा से विजेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। विजेंद्र जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्कार। मैं एक्चुअली मेरे पास में आदित्य बिरला फैशन के 400 शेयर्स हैं। उनका एवरेज जो है वो 174 है और करीब पिछले 3-4 साल से मैंने रखा हुआ है। अभी ऑफ लेट इट वेंट अप टू 350 और 350 से फिर रिड्यूस होके अभी करीब ये 250 की रेंज में आ गया है। तो आई वांट टू नो कि ये कब तक गिरेगा और वेदर आई कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई हैव द कैपेसिटी टू रिटेन इट। ओके, चलिए पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मुनाफे में हैं। बट हाँ, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बीच में स्टॉक चला भी काफ़ी था, उसके बाद वापस से नीचे आ चुका है, तो आपके मुनाफे में भी यहाँ पर कमी आई होगी। अविनाश जी क्या करना चाहिए? आदित्य बिरला फैशन लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए सही लग रहा है, क्योंकि ये भी बता रहे थे एक अच्छे लेवल्स आए थे लेकिन फिर स्टॉक में गिरावट भी बढ़ी और अब देखिए 250 तक आ चुका है ये शेयर। बने रहने की राय देंगे स्टॉक में या फिर निकल जाएं? पूजा, इसमें बने रहना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए आदित्य बिरला फैशन ये बहुत ही बड़ा फैशन का एक एंटरप्राइज बिजनेस है। बहुत सारे ब्रांड्स कंपनी ओन करती है और काफ़ी एग्रेसिवली उन्होंने एक्विजिशन से ब्रांड्स खरीदे भी है। सबसे बड़ी बात, पोस्ट कोविड के बाद जिस प्रकार का कंज्यूमर स्पेंडिंग हो रहा है, ये एक कंजम्पशन प्ले वाला स्टॉक है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों के लिए अगर कोई निवेशित रहता है तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इनका जो रिटेल नेटवर्क है, इनका जो प्रोडक्ट बुक है वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और आने वाले दिनों में ये चीज इनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। हालांकि देखिए शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है, लेकिन 250-260 में मुझे लग रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नंबर्स अच्छे आएंगे। सितंबर क्वार्टर भी इनका बहुत स्ट्रांग था, मैनेजमेंट कमेंट्री भी बहुत अच्छी थी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा टाइम यहाँ पे देना जरूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 350 पौने 400 का भी प्राइस टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड कोई 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे इन्वेस्ट करके लगाता है। तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हो, बट लॉन्गर टर्म में ये बिजनेस बहुत अट्रैक्टिव है और डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, आदित्य बिरला फैशन लंबी अवधि के लिए यहाँ पर आप दाम जरूर लगाइए। स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, अच्छा प्रमोटर है, कोई इसमें शक नहीं है। आगे बढ़ेंगे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेने पहुंचे दिग्गज कॉर्पोरेट से उनके बिजनेस प्लान को हम समझ रहे हैं और इसी कड़ी में ईटीनो स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा से खास बातचीत की। विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनियों को अब आसानी से पैसे मिलने का दौर खत्म हो चुका है और मार्केट ये इशारा कर रहा है। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। So, Paytm QR is what UPI QR inherited. So, Paytm's QR became the nation's QR, and now UPI with many other stakeholders. We are very proud of participating in this Asian economy of India. NPCI has done a tremendous good job, and I'm so happy that together with them we do so much of incredible amount of inclusion and innovation on payments. When it comes to the rest of the world, what we are seeing is there are payment and credit combination with commerce is incredibly at an influx movement in our country. Now, international always remains an opportunity to look at it, but not for us in next foreseeable future. I mean, I would rather say that if we even would have thought earlier that sometime we will go international, right now the opportunity is hami hasto. Simple thing. Earlier, when we used to line item wise make money, we would expand another line item of business. Right now, what we are saying is that the core business now has dramatic profitable opportunity. Earlier, we were not sure whether payment will make that much of money. We were not sure whether credit will be accepted by people at a scale that we are looking at it. And now that we've seen it, we are saying that, we don't need to discover newer frontiers to make newer money. We need to actually expand in the core business. That's why. So I'd say that we would continue to invest in newer businesses. But earlier we would go to even new business, like let's say we did try food delivery business, by the way, at a very small number of time. We partnered with Zomato that time. But now we're like, we don't need to do this. Our partners are doing it. As in, commerce is a good job done by our partners. Let's participate and expand that. Versus now we're saying that payment and credit, which earlier was not sure of whether it'll generate that much amount of contribution margins, profit or not, we are expanding on that. And subscription. Imagine a shopkeeper who does not pay for MDR, UPI MDR, which is subvention by government.
will that person pay or not? I mean, it was not possible before COVID. So COVID has dramatically changed and expanded our business model. In last 2 years, what has happened is what we as Paytmers, me as entrepreneur, would have not expected. I mean, it's a quantum leap in business model that we see. तो पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से ये खास बातचीत थी। वो दावोस पहुंचे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में हिस्सा लेने, और बहुत जो अच्छी चीज़ कही और ये निवेशकों को सुकून देगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल की इज्जत करनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब उनका पूरा का पूरा फोकस जो है वो मुनाफे वाले कस्टमर्स पर हैं, और फ्री कैश फ्लो भी वो करेंगे जनरेट, मुनाफे को इंक्रीज करके और आय को बढ़ा करके बहुत सोच समझकर पैसे लगाने की वो नसीहत दे रहे हैं। अविनाश जी, निश्चित तौर पर आपको भी अच्छा लगेगा उनका जो बयान है ये। आज शेयर भी हम देख रहे हैं कि डे हाई पर इस इंटरव्यू के बाद ये ट्रेड कर रहा है, 3% के आसपास की मजबूती है, 547 रुपए के आसपास का भाव है। क्या उन निवेशकों को उम्मीद अभी बांध के रखनी चाहिए शेयर से जिन्होंने ऊपरी भाव पर शेयर लिए हैं, और किसी के मन में अगर लालच आ रहा हो ये भाव देखकर, क्या सही प्राइस है ये? अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए पॉजिटिव कमेंट्री तो जरूर आई है, लेकिन हम कहते हैं ना कि एक्शन इज मोर बेटर देन नैरेटिव। तो नैरेटिव तो बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर कंपनी फ्री कैश फ्लो की बात कर रहा है, अगर कैपिटल एलोकेशन की बात कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। मेरे ख्याल से जो रिटेल निवेशक है जिन्होंने बहुत पहले पैसा लगाया है, इनके लिए थोड़ी सी राहत की बात जरूर रहेगी। आज स्टॉक भी चल रहा है, बट मैं समझता हूं कि सितंबर 23 का जो उनका गाइडेंस है वो पहले अगर वो मेंटेन करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि सितंबर 23 तक वो ऑपरेटिंग पॉजिटिव इबिटा होंगे, उसके बाद कंपनी बड़ी ग्रोथ ट्रैक पे चलेगी। तो ये मेरे ख्याल से मार्केट्स इंतजार कर रहे हैं, तो मैं भी इंतजार करूंगा। मेरे ख्याल से नियर टर्म में नैरेटिव्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन मार्केट अवेट करेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो बेटर टू होल्ड, और फ्रेश खरीदारी मैं उसके बाद ही करना चाहूंगा, क्योंकि अभी भी सितंबर 23 थोड़ा सा आगे है, तो उसके बाद ही मुझे लग रहा है कि मार्केट में एक थोड़ा सा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। टिल देन जिनके पास शेयर है वो होल्ड करें। ठीक है, तो अविनाश जी की सलाह ये है कि वादों के अनुरूप और जो इरादे जाहिर किए थे कंपनी ने, उसके हिसाब से अगर प्रदर्शन होता है तब तक आप इंतजार कर लीजिए अगर आपको नया निवेश करना है तो। लेकिन बाजार को पसंद आने वाली एक और अच्छी बात कही कि बर्कशायर हैथवे का कंपनी में जो निवेश है वो बरकरार है, और इसको भी बाजार आज शेयर कर रहा है। आज तो कम से कम अच्छी तेजी हम शेयर में देख रहे हैं। चलिए शो को अब यहाँ पर समाप्त करेंगे। अविनाश जी और नीलेश जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों की जवाब भी देने के लिए। फिलहाल मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।